अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपका स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। एंड आज का टॉपिक है एलियंस। क्या रहे तो आज हम आपको एलियंस के बारे में बताएंगे, एलियंस के इनकाउंटर्स के बारे में बताएंगे, उससे रिलेटेड स्टोरीज सुनाएंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। आज की जो स्टोरी है वो है जिडमन एडमस्की की। तो बेसिकली क्या है, जिडमन एडमस्की जो है वो एक कोल माइनर था और वो कैसे अबडक्ट हो गया ये उसकी कहानी है। तो माना ऐसे जाता है कि जो एलियंस होते हैं वो है ना, लोगों को अबडक्ट कर लेते हैं, मतलब उठा लेते हैं और अपने स्पेसशिप में जाके उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान, एक ह्यूमन की बॉडी कैसे वर्क करती है और वो कैसे बना हुआ है। तो पहले तो ये हुआ, कई इंसिडेंट्स ऐसे सुनने में आए थे कि उन्होंने कई जानवरों को उठा लिया। फिर कई समय बाद ये भी इनकाउंटर्स आने लग गए कि उन्होंने ह्यूमंस को भी उठा लिया। तो ये कहानी है जिडमन एडमस्की की। इसका एक शॉर्ट नाम है जिगी। तो इतना बड़ा नाम लेने से बढ़िया है कि हम इसको जिगी नाम देते हैं। तो जिगी इंग्लैंड में रहता था, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहा था और साथ ही साथ अपनी एक बेटी की, धर्म बेटी की, क्योंकि उसकी कोई फैमिली फैमिली थी, मतलब उसकी वाइफ थी और वो था, बस दैट्स इट। वो दो जने थे, तो और उसके बच्चा नहीं था कोई। तो उसने अपने पास में ही रहने वाली एक लड़की को अपनी धर्म बेटी बना लिया था। और बात है ये 6 जून 1980 की, जब वो अपनी जो धर्म बेटी बना लिया था उसकी शादी की तैयारियों में लगा हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट डे ही 6 जून की बात है और 7 जून को वो उसकी बच्ची की शादी थी, तो उसकी तैयारियों में लगा हुआ था। तो होता क्या है, इस टाइम जो एट प्रेजेंट टाइम ये था 56 ईयर्स का। और 56 ईयर्स का होने के बावजूद भी ये अपने बच्चे का सारा काम खुद करने की कोशिश करना चाह रहा था कि मैं अपनी तरफ से बेहतरीन काम करूं। तो ये रहने वाला था इंग्लैंड का। इंग्लैंड में एक छोटा सा गांव है टिंगली करके। तो उस गांव का रहने वाला था, अपनी बच्ची की शादी की तैयारी कर रहा था और यही डिस्कशन चल रहा था कि शादी में ये करना है वो करना है। ऐसे होते होते खाने को लेट हो गई, तो उन्होंने लंच लेट किया थोड़ा। लंच के टेबल पे भी ये थोड़ा सा टेंस ही लग रहा था। तो इसकी वाइफ ने पूछा कि कोई परेशानी, कोई दिक्कत। वो बस यही कह रहा था कि नहीं, अब बच्चे की शादी है तो उसकी थोड़ी सी टेंशन चल रही है, बाकी और कुछ नहीं, कि सब सही से हो जाएगा। हर बाप की यही होता है कि भाई अब मेरी बच्ची की शादी है तो सब सही से हो जाए। तो यही बात चली। और थोड़ी देर पहले ही वो सुपरमार्केट से जाके आया था। बट उससे दिक्कत ये हुई थी कि है ना, वो पोटैटो नहीं लेके आया था, मतलब आलू जो होता है वो आलू खरीद के नहीं लाया था। तो उसकी वाइफ ने कहा कि आलू लेके आओ। और इसी दरमियान फिर उसने कहा चलो मैं भी आलू आलू लेके आता हूँ। और जब वो डिनर टेबल पे बैठा हुआ था, लंच के टाइम जब वो बैठा हुआ था, तब वो उसकी वाइफ ने, जैसे मैंने कहा कि उसकी वाइफ ने पूछा था उससे कि कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो वो ये कह रहा था कि मतलब उसके दिमाग में यही चल रहा था कि क्योंकि है ना, इनके क्या है, जो ये क्रिश्चियंस वगैरह होते हैं उनके मेन ये होता है कि जो ये ब्राइड होती है उसको है ना वॉक करवाना होता है और फिर वो जाके स्टेज पे जाती हैं। और एक बेस्ट मैन उनके साथ होता है। तो ये बेस्ट मैन था, तो और इसको बकायदा साथ में वॉक कराते हुए अपनी बच्ची को और स्टेज पे छोड़ना था, और साथ ही साथ में इसको एक स्पीच भी देनी थी। तो यही इसके थोड़ा दिमाग में चल रहा था कि मेरे को ये सब करना है और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर खाना पीना हुआ इनका, यही सोचने सोचाने में सब खाना पीना हुआ और सब हो गया। फिर क्या होता है, ये थोड़ी देर पहले ही ना मार्केट जाके आया था, बट ये मार्केट से जो पोटैटो होता है, जो अपने आलू होता है, वो लाना भूल गया था। तो इसकी वाइफ ने कहा कि आप सब ले आए पर आलू नहीं लेके आए, तो आलू लेके आओ। तो कहता चलो थोड़ा सा दूर ही है मार्केट में, पैदल पैदल चला जाता हूँ। अब इसका पैदल जाना एक बड़ी बात थी। बड़ी बात क्यों? क्योंकि ये था कोल माइनर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और कोल माइनर्स के साथ क्या इशू होता है कि वो अगर ना काफी टाइम, इसने 27-25 साल कुछ कोल में काम किया, तो ये होता क्या है कि जब ये इतने टाइम के लिए ना कोल माइनर्स जो कोल में काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, तो क्या होता है कि उनके जो फेफड़े होते हैं उनमें है ना जो ब्लैक डस्ट होती है
वो जमा होने लग जाती है, उनसे उसको है ना काफ़ी है ना हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। तो इसी के साथ उसने सोचा कि चलो, और इसके डॉक्टर ने बकायदा ये भी कहा रखा था कि ज़्यादा देर आपको खड़ा नहीं होना और ज़्यादा वॉक नहीं करनी आपको, वरना इसको इश्यूज आ सकते हैं। तो उसने कहा चलो थोड़ी दूर ही है सुपरमार्केट, मैं वहाँ से जाके ले आता हूँ आलू वगैरह। तो ये जाता है। फिर क्या होता है, ये काफ़ी देर घर नहीं आता, तो इसकी वाइफ परेशान हो जाती है, आसपास फ़ोन करती है, आसपास देख के आती है और बहुत टेंस हो जाती है। 1 घंटा हो जाता है लगभग, ये आता नहीं है। फिर ये अपने, इसका जो भाई था उसको बोलते कि आप भी पता करो कि भाई आसपास है कहाँ है, क्या हिसाब है। तो ये बकायदा ग्रोसरी स्टोर तक भी जाता है, सुपरमार्केट तक भी जाता है कि भाई मेरे भैया आए थे क्या। तो कहता है, हाँ आए थे, पर ये लगभग 45 मिनट्स पहले ही वहाँ से जा चुके थे। तो ये क्या बहुत टेंस में आता है, और ऐसे करते करते रात हो जाती है, और रात होते ही इनको फिर परेशानी होती है कि भाई कहाँ गए, परेशान होने लग जाते हैं। तो ये बकायदा पुलिस के पास चले जाते हैं। अब पुलिस आती है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है, उनको भी कुछ सुराग हासिल नहीं होते। तो इसकी वाइफ सोचती है कि चलो कल मेरी बच्चे की शादी है, तो कल तो ये एटलीस्ट आ ही जाएंगे जहाँ भी होंगे। कल भी नहीं आते, इतनी तैयारी करी हुई होती है बकायदा, चलो शादी तो लिखी हुई होती है, उस दिन होना हो जाती है। 2 दिन निकल जाते हैं, कोई सुराग नहीं। 5 दिन निकल जाते हैं, कोई सुराग नहीं। फिर 5वें छठे दिन एक सुराग मिलता है, और सुराग क्या मिलता है वो बताता हूँ। एक ड्राइवर नाम के व्यक्ति होता है, उसका होता है कोल यार्ड। कोल यार्ड मतलब जो कोयले होते हैं उसका मैदान, जहाँ पे कोयले रखे जाते हैं। तो वो एक दिन अपनी कार में बैठ के मस्ती से अपने कोल यार्ड जाता है, अपने काम से, जैसे रेगुलर जो भी वर्क होता है उस हिसाब से वो अपने काम चला जाता है। तो काम जाके देखता है कि, वहां जाके देखता है कि जो कोल, मतलब जो कोयले होते हैं उनका बड़े बड़े ना पहाड़ बने हुए होते हैं, जो कि नॉर्मल बात है, क्योंकि जो खदानों में से कोयला निकलता है उसके पहाड़ बन जाते हैं। तो वहां जाके देखता है कि यार वो थोड़े गीले हुए हैं, और गीले इसलिए हो रखे हैं क्योंकि वहां शायद बारिश हुई भी होती है। तो वो देखता है चलो ठीक है, फिर वो अपने ऑफिस में जाता है, थोड़ी देर वहां कुछ काम करता है। फिर उसके बाद में वो अपने बाजार निकल जाता है, कोई मार्केट से कोई काम होगा उसको, तो निकल जाता है। फिर वो जब वापस आता है लगभग पौने 4 बजे के आसपास, तो देखता है वापस उसकी नजर उसी मैदान पे जाती, उसी टीले पे जाती है। तो देखता है कि यार ऊपर कुछ है, उसको फिर वापस देखता है कि नहीं नहीं यार कुछ लग रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, अपन को लगता है कि यार ऐसा कुछ देखा हुआ है, फिर अपन वापस देखते हैं गौर से, अच्छा हाँ है कुछ है। उसके साथ भी सेम सीन होता है, वो जाके देखता है अरे यार यहाँ कुछ है। तो फिर क्या करता है, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है कि देख के तो आऊँ क्या है। पर वो बहुत ऊंचाई पे होता है, तो ऊपर जाता है, आधे रास्ते में उसकी सांस फूलने लग जाती है। तो अपन जब कोयले के टीले के ऊपर चढ़ते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अपने जो कोयला होता है वहाँ उड़ रहा भी होता है, जो कार्बन होता है वहाँ का वो हवा में थोड़ा फैला हुआ भी होता है, तो अपने कपड़े भी मैले हो जाते हैं। तो वो आधे रास्ते जाता है, हाफ जाता है, अपने कपड़े झाड़ते झाड़ते वापिस नीचे आ जाता है। फिर वो क्या करता है कि ना एम्बुलेंस को फोन करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बैगर्स होते हैं, जो भिखारी वगैरह होते हैं, वो दारू वारू पी के और इसके मैदान में, इधर इसके कोल यार्ड में कई बार आ जाते हैं और कहीं भी पड़ जाते हैं। तो ऐसे ये एक नॉर्मल सी बात थी उसके लिए। तो वो एम्बुलेंस को फ़ोन करता है कि भाई कुछ लोग यहाँ हैं, मतलब किसी को देखा है मैंने, आप आके इसको ले जाओ। एम्बुलेंस में से 2 व्यक्ति निकलते हैं, और फिर वो कहता है कि भाई कहाँ देखा, कि वहाँ। तो फिर वो वहाँ चढ़ते हैं। तो वो जब जाते हैं तो एक बंदा उल्टे मुंह पड़ा हुआ होता है। तो वो क्या करता है कि उस बंदे को दोनों मिलके सीधा करते हैं, और सीधा करते ही उनके मुंह से चीख निकल जाती है। और वो इतना डर जाते हैं, और डरते डरते नीचे आते हैं। नीचे आते हैं, सक पकाए हुए होते हैं, उसके ऑफिस में चले जाते हैं ड्राइवर के, और कहते हैं पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो। क्या क्या हुआ, कि नहीं पुलिस को फोन करो। फिर पुलिस आती है, और पुलिस में जो एक बंदा आता है जिसका नाम है एलन गॉडफ्रे। तो उसको सारी सिचुएशन बताता है एम्बुलेंस वाले की, भाई आप वहां जाके देखो, इन्वेस्टिगेट करो। तो बकायदा वो भी ऊपर चढ़ता है। तो वो ऊपर चढ़ रहा होता है, तो वो ये देखता है कि यार मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। ठीक है, वो भी अपने कपड़े झाड़ते हुए ऊपर चढ़ता है जैसे तैसे। फिर वो भी सेम सिचुएशन में अटक जाता है कि वो लाश उल्टी पड़ी होती है, वो भी लाश को सीधा करता है, तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। पर अच्छे से हिम्मत करता है और सोचता है कि नहीं यार,
इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करता है। वो देखता है कि उसने एक अजीब सा सूट पहना हुआ था, बॉयलर सूट जिसे हम कहते हैं, मतलब जो ऊपर से लेके नीचे तक प्लेन होता है। तो उसने ऐसा कुछ अलग तरीके का एक सूट पहना हुआ था, और ये भी देखता है कि उस सूट पे ना बिल्कुल भी है ना कार्बन नहीं था, वो मिट्टी, ब्लैक मिट्टी नहीं थी उसकी जो। और वही सोचता है कि यार अगर ये नीचे से ऊपर इसको कोई लाता तो इस पे ब्लैक मिट्टी होनी चाहिए थी, क्योंकि रास्ते में आते उसकी भी लगी थी, ऐसा नहीं था। और उसके ना अजीब सा चेहरा है ना वाइडली ओपन हुआ हुआ था, एकदम चेहरा, मतलब जो मुंह होता है वो पूरा एकदम वाइड ओपन हो रखा था, और उसकी आंखें एकदम ये बाहर आने को हो गई थी। मतलब लाश की हालत बता रहा हूँ, ये इतनी खौफनाक बात है। और बकायदा क्या होता है, उसके जो बाल होते हैं वो ना जगह जगह से है ना खींचे हुए थे, जैसे कि कोई है ना चाह रहा था कि इधर देखें कि इसके इस जगह के नीचे क्या है। और एक चीज और देखता है वो, कि उसका जो बैग था यहाँ पे भी एक कट लगा हुआ था, और उस कट के ऊपर है ना एक है ना जेलीनुमा एक कुछ चीज लगी हुई थी। वो उस चीज को यूं हाथ लगा के देखता है तो उसको भी समझ नहीं आता है क्या है। तो वो एकदम ही डरा हुआ तो होता ही है, उसको जैसे तैसे अब नीचे लाया जाता है बॉडी को, फिर वो हॉस्पिटल भेजा जाता है उसको। हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन होती है और उसकी फोटो खींच के और हर है ना पुलिस स्टेशन में और हर जगह है ना फैलाई जाती है कि भाई ये क्या हिसाब है। तो वो हर जगह फैलाता है तो उसकी वाइफ आ जाती है, रिकग्नाइज कर लेती है। तो वो आती है, रिकग्नाइज कर लेती है, और उसके बाद में ये डिबेट चलता है कि कैसे हुआ इसके साथ, क्योंकि उसकी जैसी हालत थी वो किसी नॉर्मल पेशेंट की या किसी नॉर्मल इंसान की नहीं हो सकती थी। और बाकायदा उस पर ये सवाल उठे कि है ना वो जेली क्या थी। उसको कई लेबोरेटरीज में भेजा गया, कई जगह उसके टेस्ट हो गए, पर वो आज तक ये नहीं पता चल पाया कि वो जेली किस चीज, क्या फॉर्म, क्या थी या क्या था केमिकल उसमें। मतलब लोग कह रहे थे कि वो इस दुनिया की नहीं है, पहली बात। तो एक तो ये बात भी हो रहा है, और सब लोग यही समझने लगे थे कि इसके साथ इसको एलियन ने अब्डक्ट कर लिया था, और इसके ऊपर है ना बेहतरीन से बेहतरीन है ना एक्सपेरिमेंट हुए हैं। और इसी के साथ क्या हुआ था कि है ना उसके कपड़े पे राख भी नहीं थी। तो ये सवाल भी उठता है, अगर कोई उसको जैसे किसी ने मर्डर कर दिया बाय चांस और ऊपर लेके गया हो, तो उसके बदन पे कोई राख या कुछ होना चाहिए, कार्बन का कोई ट्रेस तो होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर चढ़ रहा है कोई बंदा तो उसके हर कपड़े खराब हो रहे हैं उस धूल से। उसकी बेकायदा कुछ नहीं था, और उसने जो सूट पहना हुआ था, उसकी वाइफ से पूछा गया क्या ये सूट इसका है, तो कहते हैं नहीं ये सूट इसका नहीं है। तो मतलब काफी ऐसे ना क्वेश्चंस उठे थे कि जिसमें ये पता चला कि यार ना ये उसके साथ कुछ ना कुछ एलियन से रिलेटेड कुछ हुआ था। और इस इंसिडेंट्स के बाद की भी क्या होता है कि है ना जो पुलिसमैन होता है वो, उसको है ना हेलन को काफी है ना उस दिन के बाद से ना काफी अपने एरिया में यूएफओ साइटिंग्स मतलब होने लगी, मतलब यूएफओ दिखने लगे। तो ये भी इस चीज का प्रूफ कहते हैं वो कि ये भी हो सकता है कि भाई ये एलियंस थे। और भी है ना ऐसे कई चीजें हैं जो बाहर नहीं आ पाई, जो अपन को नहीं पता है। तो ये स्टोरी है बर्नी एंड बेट्टी हिल की, जो अमेरिका में रहने वाले एक कपल थे। बर्नी यूनाइटेड स्टेट कमेटी का मेंबर था और बेटी एक सोशल वर्कर थी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 19 सितंबर 1961 को, जब बेटी एंड बर्नी कनाडा से अमेरिका वापस आ रहे थे अपनी छुट्टियों से। जब वो रास्ते से वापस आ रहे थे तो उनकी कार पर उन्हें एक रोशनी पड़ती दिखाई देती है। वो रोशनी एक लाइट सोर्स से आ रही थी, जो ना कि कोई टावर था और ना ही कोई एरोप्लेन थी। वो अपनी गाड़ी रोकते उसी वक्त और गाड़ी से बाहर आकर अपने बाइनोकुलर से उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें दिखता है कि आसमान में एक डिस्क के शेप की कोई चीज़ है और उससे वो लाइट्स आ रही है उनकी तरफ। और जैसे ही वो देखते हैं कि वो जो चीज़ थी वो उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है, वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपनी गाड़ी वहाँ से भगाते हैं। तो थोड़ी दूर जाते हैं वो और देखते हैं कि वो चीज़ उनका लगातार पीछा किए जा रही है। उसी वक्त उन्हें एक साउंड सुनाई देता है, जिससे उन्हें एक मदहोशी होने लग जाती है। जैसे कोई नशे में होता है, उसका जो भी मेंटल स्टेट होता है वो उनका होने लग जाता है उस टाइम। तो कुछ सेकंड बाद उन्हें एक और साउंड की आवाज़ सुनाई देती है और वो नॉर्मल हो जाते हैं। और वो जब इधर उधर देखते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो पहले जिस लोकेशन पे थे
उससे 56 किलोमीटर दूर आ चुके हैं कुछ ही सेकंड में। याद ही नहीं है कि उनके साथ ये सब क्या हुआ। उन्हें बस एक ब्लरी विजन रह जाता है कि हाँ उन्होंने ऐसी कोई चीज़ देखी थी और एक साउंड सुनाई दिया था। उसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता चलता कि उनके साथ क्या हुआ। वो यहाँ पर इतनी दूर उस लोकेशन से यहाँ तक कैसे आ गए। वो अपने यही सोचते सोचते अपने घर तक पहुँचते, लेकिन उनके साथ वहाँ भी बहुत सी अजीब सी चीज़ें होने लग जाती है। उनका मेंटल स्टेट एकदम हिल जाता है। वो जो कपड़े लाए थे, सूटकेस वगैरह, वो अपने घर के बाहर छोड़ देते हैं और वो जब अपनी घड़ी देखते हैं तो उनकी घड़ी ख़राब होती है। जब बाइनोकुलर्स देखते हैं तो उनके बाइनोकुलर्स टूट चुके होते हैं, उनके कपड़े फटे होते हैं, उनके कपड़ों पर एक पिंक पाउडर लगा रहता है। तो वो ये सब सोच रहे होते हैं कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, उस चीज़ को लेकर कि उनके साथ ये सब क्या हुआ। तो वो बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। तो बर्नी और बेटली अगले ही दिन अमेरिका की एयरफोर्स में फ़ोन करते हैं और वहाँ पर उनको हैंडल करते हैं मेजर हेंडरसन। मेजर हेंडरसन उनका इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू में वो उनसे सारी डिटेल पूछते हैं। तो वो सब बर्नी एंड बेटली उनको सब कुछ डिटेल देते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ उस रात को। लेकिन जो हेंडरसन थे वो उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो बस उन्हें समझाते हैं कि तुमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी, यूएफओ वगैरह नहीं देखी, तुम्हें कुछ एक मीटियोर गिरता हुआ दिखा होगा, वो तुम ऐसे समझ के बैठ गए। लेकिन वो दोनों इस चीज़ पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही खौफनाक था, ट्रॉमेटिक था उनके लिए। तो जब वो नहीं समझते तो हेंडरसन उनकी फाइल आगे भेज देते प्रोजेक्ट ब्लू मून के पास। प्रोजेक्ट ब्लू मून एक अमेरिका का प्रोजेक्ट है जो यूएफओ रिसर्च पर काम करता है। लेकिन कुछ दिन बाद बेटी को जाननी होती वो चीज़ कि ये सब उसके साथ क्या हुआ। तो एक वो लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ से कुछ बुक्स उठा के लेके आती है। वो बुक्स यूएफओ, एलियंस, इन सब से रिलेटेड होती है। वो जब उन्हें चीज़ें पढ़ती है तो वो उस बुक में देखती है कि जो भी उसके साथ हुआ वो उस बुक में भी लिखा हुआ है। तो वो देखती है कि ये बुक मेजर डोनाल्ड ने लिखी है। वो मेजर डोनाल्ड को अपनी सारी बातें बताते हुए एक लेटर लिखती है और जब ये मेजर डोनाल्ड को लेटर रिसीव होता है, वो सब चीज़ें पढ़ते हैं तो उन्हें ये बहुत ही सीरियस टॉपिक लगता है और वो इस लेटर को आगे रिफ़र कर देते हैं नीकैप के पास। नीकैप भी अमेरिका का यूएफओ रिसर्च प्रोग्राम में प्रोजेक्ट ब्लू मून या नीकैप ऐसा कुछ सर्च करें इंटरनेट पर तो आपको दिखेगा कि एलियंस के साथ इंटरव्यू लेते हुए वो। जब नीकैप को ये चीज़ रिसीव हुई तो उन्होंने कुछ टाइम बाद उसका इंटरव्यू लिया बर्नी का। तो वो सारी डिटेल ग्रैब की उससे। वो तो उन्होंने बर्नी को एक ही बात कही, जो तुम्हारे साथ हुआ है और तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सच है। उसके कुछ टाइम बाद बेटी को कुछ सपने आते रहते थे उस इनकाउंटर के रिलेटेड। जब वो अपनी ये बातें बर्नी को बताती थी तो वो उस पर यकीन नहीं करता था, तो उसे आगे किसी और को बताने का भी मन नहीं करता था। और जो भी सपने आते थे वो उन सपनों को एक बुक में लिखती रहती थी। अपने उसने लिखे हैं वो थे कि वो हाईवे से जा रहे अपनी कार से और कुछ जीव आते हैं उन्हें लेने, उनकी कार रोकते हैं और वो नशे की हालत में हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो कुछ 2 जीव उसको लेके जा रहे होते हैं और जो बर्ली है वो उसके पीछे चल रहा होता है नींद में। वो लिखते हुए बताती है कि उनकी हाइट करीब 5 से 5 फुट 4 इंच तक थी, उनके बाल काले थे, उनकी आंखें काली थी, उनके ब्लू लिप्स थे और उनकी स्किन जो थी वो बिल्कुल ग्रे थी। और वो उन दोनों को एक मेटल की डिस्क टाइप में क्राफ्ट में लेकर जाते हैं और बेटी उनसे बार बार कहती है कि मुझे बर्ली के साथ रहना है। तो वहाँ का जो लीडर होता है वो उसे बताता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हें सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि इंसानों और हमें क्या फ़र्क है। वो ये चीज़ें लिख के बताती है। तो ये सब होता है। वो उसे एक एक्सपेरिमेंट रूम में लेके जाते हैं बेटी को और उसके कुछ सैंपल लेते हैं, जैसे नेल के सैंपल, हेयर के सैंपल, ब्लड सैंपल। और उस टाइम उसे बहुत दर्द हो रहा होता है तो एक उसके ऊपर हाथ घुमाता है और उसका सारा दर्द उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। और वो जो भी उन्हें अंदर लेके गए थे वो बेटी और बर्ली को वापस छोड़ने आते हैं यूएफओ से बाहर और वहीं आकर उसके सारे सपने ख़त्म हो जाते हैं। ये सपने बेटी को 5 दिन तक आते रहे।
फिर कुछ टाइम बाद नीकैप ने उनका दोबारा इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया उनके मिसिंग टाइम के बारे में। दरअसल वो जहाँ जा रहे थे वो जाने का रास्ता 4 घंटे का था, लेकिन उनको उस टाइम में 7 घंटे लगे। तो वो 3 घंटे कहाँ गायब थे, उनके बारे में उनको नीकैप ने पूछा, लेकिन उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो नीकैप ने उनको बोला हिप्नोसिस की मदद लेने को, ताकि वो उनके बारे में सब कुछ जान सके, लेकिन वो एकदम पूरे श्योर नहीं थे कि उन्हें ये सब करना चाहिए या नहीं। तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक गायब रहे और उन्होंने इसके बारे में पता करने का काफ़ी टाइम तक नहीं सोचा। एक दिन क्या होता है, वो एक चर्च में जाते हैं। वह एक कैप्टन अल्बर्ट आ रखे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हिप्नोसिस के मतलब ज्ञानी होते हैं। वो उनसे सलाह लेते हैं कि हमें इस चीज़ में हिप्नोसिस की मदद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वो जो कैप्टन अल्बर्ट होते हैं उन्हें साफ मना कर देते हैं कि इस वक्त तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो उनकी बात मान लेते हैं और ये चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, और ये चीज़ें उनके अंदर ही भरी रहती है। वो किसी को बता नहीं पाते, कोई यकीन करता नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो इन सब से परेशान होकर चर्च में अपनी सारी बातें सबके सामने बोल देते हैं। तभी लोगों के बहुत सारे सवाल आने लग जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, लेकिन उन्हें खुद को नहीं पता होता कि ये सब उनके साथ कैसे हुआ। वो उनको कुछ जवाब नहीं दे पाते। वो इन सब से परेशान होकर एक साइकेट्रिक के पास जाते हैं, साइकेट्रिक साइमन के पास। वो उनसे थेरेपी लेने लग जाते हैं और साइमन भी हिप्नोसिस के अच्छे जानकार होते हैं। तो एक दिन वो उनसे पूछते हैं साइमन से कि उन्हें हिप्नोसिस का सहारा लेना चाहिए सब कुछ जानने के लिए। तो साइमन उन्हें एक बात कहते हैं, अगर आपको सच में रियल में जानना है इसके बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपसे नहीं रहा जा रहा, परेशान होए जा रहे हो आप, तो आपको हिप्नोसिस का सहारा लेना चाहिए। तो वो बेटी और बर्ली उससे एग्री करते हैं साइमन से, और साइमन उनको हिप्नोटाइज करता है एक एक करके, मतलब अलग अलग। पहले वो बर्ली को हिप्नोटाइज करता है, और हिप्नोटाइज करता है तो जब बर्ली हिप्नोटाइज होकर वो सारी चीज़ें उसे बता रहा होता है एलियंस के बारे में, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया, तो वो बहुत ऐसे सहमा हुआ होता है और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, मतलब डरा हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा। और डरते डरते बताता है कि उसका बाइनोकुलर जिससे वो उस चीज़ को देख रहा था, उसका स्ट्रैप इस वजह से टूटा क्योंकि वो जब गाड़ी की तरफ भाग रहा था तब, और जब वो गाड़ी चला रहा था रास्ते में उससे 6 एलियंस ने घेर लिया और वो उसे बेहोश करके एक डिस्क टाइप के मेटल के क्राफ्ट में ले जाने लगे, और बेटी भी उनके आगे आगे चल रही थी। वो दोनों को अलग अलग रूम में लेके गए, और वो बताता है कि वो जब भी आंखें खोलता था तो 2 बड़ी बड़ी आंखें उसे दिखती थी और वो बहुत सहम जाता था। वो बताता था कि उसके कान से, फेस से, स्किन सैंपल लिए गए और ब्लड सैंपल लिए गए, तरह तरह के सैंपल लिए गए। उसकी लास्ट बात ये होती है कि वो उन्हें शिप से बाहर गाड़ी तक छोड़ने आए, और वो उसे याद है कि वो गाड़ी चलाते हुए अपने घर जा रहा है। ये इंसिडेंट उसने हिप्नोसिस के समय बोला। ये हिप्नोसिस की बातें उनकी जो बर्ली जो अपने सपने में लिखती थी, जो देखती थी, उससे मैच हो रही थी। जब बर्ली के बाद जब बेटी की बारी है हिप्नोसिस करने की, तो बेटी ने जो भी कहा वो उसके सपने से हूबहू मैच हो रहा था, कि जो जो उसने बोला लिखा वो सब मैच हो रहा था। और बेटी अपने हिप्नोसिस में एक स्टार मैप के बारे में बात करती है, तो साइमन उसे वो स्टार मैप बनाने के लिए कहता है। बेटी स्टार मैप बनाती है हूबहू जैसा उसने देखा था। इतना सब कुछ हो गया तो बेटी और बर्ली उससे पूछते हैं साइमन से कि ये सब क्या चीज़ है, कि ये सच है। तो साइमन उन्हें मुंह पे इनकार कर देता है कि नहीं, ये सब तुम्हारी कल्पना है, तुम टेंस रहते हो तो ये सब तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी ज़िंदगी से जो भी सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो ये सब उसका किया कराया है। वो इनसे साफ मना कर दे कि तुमने ये सब कुछ नहीं देखा। तो वो जो बेटी और बर्ली होते हैं वो उससे बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं मानते कि नहीं, ये सब झूठ नहीं हो सकता। फिर 1965 में बोस्टन ट्रेवलर नाम के एक न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन छपती है फ्रंट पेज पे इसी स्टोरी के बारे में, और 1966 में जॉन फुलर नाम के
राइटर ने इस पे एक बुक भी लिखी थी, द इंटरप्टेड जर्नी, और उसमें जो बेटी का बनाया हुआ स्टार मैप है उसको भी बताया गया। और जब उसको स्टार मैप को इन्वेस्टिगेट किया गया, एग्जामिन की गई, उसके बारे में स्टडी की गई, तो ये पता चला कि वो स्टार मैप जीटा रेटिकुलर बाइनरी सिस्टम का है, और वो एलियंस वहाँ से आए थे। सिस्टम अर्थ से 39.9 लाइट ईयर्स दूर है और इसका साइज सन के साइज के बराबर का है। फिर कुछ टाइम बाद में बर्ली की ब्रेन हेमरेज के कारण मौत हो जाती है और बेटी कोई दूसरी शादी नहीं करती है। बेटी की भी आगे चल के कैंसर के कारण मौत हो जाती है। लेकिन ये बताया गया है कि जो बेटी थी, इस एक इनकाउंटर के बाद, इसके बाद उसे ऐसे बहुत से इनकाउंटर हुए जहां उसने ऐसे यूएफओ को अपनी तरफ आते हुए देखा है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जाके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। और आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो, हॉरर से रिलेटेड, एलियन से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड, तो वो बताइए हमें। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ तक रुके हैं तो बात सुन के जाइए कि हम ये क्लेम नहीं करते कि ये स्टोरीज 100% ट्रू है कि नहीं है। एलियंस की एग्जिस्टेंस पे हम ये नहीं कह सकते, दावा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास एक ये थ्योरी है कि हो सकता है एलियंस सिर्फ एक है ना छलावा है और इसके पीछे है ना शैतान का कोई हाथ हो सकता है, और हो सकता है कोई जिन हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ना हम ये 100% क्लेम नहीं कर सकते कि एलियंस हो सकता है। प्रॉपर रिसर्च भी नहीं है, ना कोई फैक्ट है। हाँ, और हमको ये भी नहीं पता कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, तो हम कोई भी दलील नहीं देना चाहते। हो सकता है कोई और मखलूकात हो, और कई ऐसी चीजें हैं जो हमसे छुपी हुई भी हैं, इस वजह से भी हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे, नहीं बता सकते कुछ चीजें। हाँ, तो और इसी के साथ आपसे लेंगे अलविदा। हमारे तक यहाँ तक बने रहने के लिए वापस से बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट।